गुड आफ्टरनून 9 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास में अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे। जो अध्याय 2 है यूरोप में जो क्रांति और रूसी क्रांति के बारे में दिया है, अध्याय 2 वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यूरोप की जो क्रांति है वो वाला अध्याय आप 10वीं में पढ़ोगे। इसलिए हम डायरेक्ट अब अध्याय 3 पढ़ेंगे, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अब बात कब की है? 1945 के दशक की है। उस समय एक हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का था जो सो रहा था और सोते सोते उसने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने माता पिता की आवाज़ें सुनी और उन आवाज़ों को सुनकर उसने सोचा कि जो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, डरे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। अब जो हेलमुट के पिता है वो जाने माने चिकित्सक थे और उस वक्त वे अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, उन्हें अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। ऐसी बातें उसने सुनी। अगले दिन वह हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया और कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है। वह जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में जला दिया गया था, वो बातें और साथ में हेलमुट ने जो कुछ उसके बारे में कुछ सुना था और जो कुछ उसके साथ हुआ था, उसके दिलो दिमाग पर उसका गहरा सदमा पहुंचा। अगले 9 साल तक वह घर से एक कोर में नहीं खा पाया। मतलब उसने क्या कहा, घर में एक भी कोर भी नहीं खा पाया और यही डर उसको सताता रहा कि उसकी माँ भी कहीं उसका साथ ना छोड़ दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया होगा, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ी और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। हमने हिटलर के बारे में बहुत सी कहानियों में, पुस्तकों में, किताबों में, टीवी में और न्यूज़ों में उसके बारे में पढ़ा है कि वो एक क्रूर शासक था और बहुत बड़ा उसने क्या कर रखा था, नरसंहार कर रखा था। वो व्यक्तियों को बहुत ही दयनीयता से मार देता था और उसने बहुत सालों तक जर्मन साम्राज्य में अपना शासन किया था। वो एक निरंकुश शासनवादी था। तो जो एडोल्फ हिटलर के जो समर्थक थे वो कौन थे? हेलमुट के पिता। अब आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था। उसने ये ठान लिया था कि वो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल देश वो अपने जर्मन देश को बनाएगा। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इस इक्का दुक्का घटनाओं का ही नाम नहीं है। यह दुनिया राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था है, विचारों की एक पूरी संरचना का ही नाम है। समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। इसके लिए हम देखेंगे कि मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गियोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी।
युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई और इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर भी मुकदमा चलाया गया। यहाँ पर जो पिक्चर दिया है आपके पेज जहाँ स्टार्ट हुआ है लेसन, उसी पेज पर यह है एडोल्फ हिटलर और गोयबल्स उसके बाएं में है। सरकारी बैठक के बाद यह 1932 का चित्र है। ये दफ्तर से बाहर निकल रहा है। मित्र राष्ट्र क्या होते हैं? वो राष्ट्र नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था और बाद में 1941 में वो सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए और उन्होंने ध्रुवीय शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का क्या कर दिया, में उन सबको मिलाकर सामना किया। अब इसका जिम्मा उनको सौंपा गया था और युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई, बुराई की गई। उनके बारे में सभी ने बहुत ही बुरा भला कहा। दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया और यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। अब इस युद्ध में मारे गए लोगों में कम से कम यहूदी कितने थे? 60 लाख यहूदी मारे गए थे। 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए थे। वहाँ पर अलग अलग चैम्बर बनाए गए थे। उन चैम्बरों में जहाँ जहरीली गैस से हज़ारों लोगों को एक साथ ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही इस मौत की सज़ा दी थी। बाकी अपराधियों में से बहुतों को तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता और जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। जिस तरह से उन्होंने दूसरे लोगों पर जुल्म किया था, उन्हें मारा गया था और बिना कारण उन्हें सज़ा दी गई थी, उस सज़ा से तो बहुत छोटी सज़ा इनको दी गई। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिरी में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया। और यह अनुभव क्या था? तो जो नाज़ी शब्द है उसका यहाँ पर शब्द का जर्मन भाषा में अर्थ है नाज़ियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नाज़ियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता था। मतलब पार्टी का नाम था, इसलिए नाज़ी कहा जाता था उन लोगों को। वाइमर गणराज्य का जन्म। वाइमर गणराज्य क्या था? तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था, जो था 1914 से 1918 तक। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियाँ यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फ़ायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे युद्ध को आर्थिक दृष्टि से निचोड़कर रख दिया जाएगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर ने एक राष्ट्र सभा की बैठक बुलाई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटॉग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया।
लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। और इसकी वजह क्या थी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था जर्मनी में, पराजय के बाद विजयी देशों से ने उस पर कठोर शर्तें थोप दी थी। और मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई वर्साइल्स में जो हुई संधि हुई थी वो जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से ही जर्मनी को बहुत सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी और 13% भूभाग पर 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। और जर्मनी की ही रही सही ताकत भी खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया। अब युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया और एवज में उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 से के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा और बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वायसार्य में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार और ठहराया और यहीं से युद्ध का असर देखने को मिला। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।